शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की जियोग्राफी वाले हिस्से के साथ में। आज हम देखने वाले हैं, हम पठारों की एक लंबी श्रृंखला चला रहे थे, ठीक है। कंटिन्यू हम पठार के मैप को देख रहे थे, तो आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं स्पेन में जो पठार स्थित है, जिसको हम मेसाटा का पठार बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको मेसेटा सेंट्रल या फिर इनर प्लेटू भी कहा जाता है। तो जो आइबेरियन पेनिसुला है, आइबेरियन प्रायद्वीप है, उसमें हमें कई प्रकार के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। जो सेंट्रल स्पेन है वो डोमिनेटेड है बाई ए लार्ज प्लेटू, एक बहुत बड़ा पठार यहाँ पर स्थित है जिसका नाम रखा गया है मेसेटा सेंट्रल, और इसको हम इनर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम दो भाग में बांट देते हैं बाय द सेंट्रल माउंटेन, ठीक है। अब इसमें बीच में जो डार्क कलर आप देख रहे हो, ये वाला जो डार्क कलर है, ये डार्क कलर किसको बताता है? ये पर्वतों को बताता है, ठीक है, पहाड़ों को बताता है। ये पहाड़ी इसको दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न प्लेटू हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो साउदर्न प्लेटू हो जाएगा। वहीं यदि हम इसकी बाउंड्री की बात करें, ठीक है, तो इसका जो पूरब वाला हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? फ्रांस के साथ बाउंड्री बनाता है। और यदि हम इसके पश्चिम की तरफ चले जाएं तो पश्चिम की तरफ ये पुर्तगाल से घिरा हुआ है, ठीक है। और पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है, और मेडिटेरियन सी पड़ जाता है इसके नॉर्थ वाले हिस्से में, पूर्व वाले हिस्से में, और साउथ वाले हिस्से की तरफ में पड़ जाता है मेडिटेरियन सी। ऊपर में जाएंगे यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ तो पड़ जाता है कैंटाब्रियन सी पड़ जाता है, ठीक है। और नीचे तरफ भी अटलांटिक ओशियन है इसके। जियोग्राफी के बाद यदि हम देखें पीआईबी की न्यूज़, तो पीआईबी की न्यूज़ तो पूरी ज़्यादातर इंटरनेशनल योगा डे से भरी हुई है, ठीक है। कोई खास खबरें आज आई नहीं है पीआईबी से, इसलिए हम पीआईबी की वजह में द हिंदू की खबरें ही देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की यदि हम बात करें तो ठीक है, इस बार 8वें नंबर का इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। पृष्ठभूमि बेसिक बैकग्राउंड की बात करें, इंटरनेशनल योग दिवस की स्थापना का जो प्रारूप प्रस्ताव था कि इसको हम मनाना चाहिए हमें, ये प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसको समर्थन दिया गया था 175 सदस्य देशों द्वारा। इस प्रस्ताव को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में प्रस्तुत किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ बातें हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य है योग का अभ्यास करने के कई सारे लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। वहीं योग के बारे में यदि हम बात करें तो योग आखिर है क्या? योग भारत की 5000 वर्ष प्राचीन परंपरा है जो शरीर और मन की समरसता को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को जोड़ती है, ठीक है। हमारा शरीर और मन दोनों को एक किया जाता है योग के माध्यम से। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ होता है शरीर तथा चेतना के मिलन का प्रतीक, जुड़ना या फिर एकीकृत हो जाना। समकालीन समय में संपूर्ण विश्व में कई रूपों में इसका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दूसरे देशों में जो क्रिया की जा रही है वो योग के अंतर्गत ना आए, वो भी योग के अंतर्गत हो सकती है, और इसकी जो लोकप्रियता है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। वहीं यदि हम बात करें कि 21 जून को ही ये डेट क्यों सिलेक्ट करी गई थी, तो इंटरनेशनल डे के लिए ये जो डेट सिलेक्ट करी गई थी, क्योंकि इस पार्टिकुलर डेट में समर सोलिस्टिक्स हमें दिखाई देती है, ग्रीष्म संक्रांति जिसको कहते हैं, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम की यदि हम बात करें तो थीम इस बार रखी गई है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो जब मन की बात का आयोजन किया गया था 30 मई 2022 को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू ऑर्गेनाइज स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन 8th इंटरनेशनल योगा डे फॉर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली एबल्ड एंड ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन। तो इस बार का जो इंटरनेशनल योगा डे था इसमें काफ़ी सारे तबके को शामिल करने की बात वहाँ पर करी गई थी, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक। इसके अलावा जो डिसेबल्ड पीपल रहते हैं, ठीक है,
विकलांग लोग रहते हैं उनके लिए, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी इसमें शामिल करने की बात की गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, इंटरनेशनल योगा डे 2022 का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा उसमें गार्जियन रिंग। ऐसा पहले बातचीत चल रही थी। गार्जियन रिंग विल शो द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सन वन अर्थ एंड विल मेक पीपल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योगा। और यहीं से लोग समझ पाएंगे कि योगा की आखिर पावर होती क्या है। चूँकि आज द हिंदू का प्रिंट वाला वर्जन छपा नहीं है, इसलिए हम उसकी वेबसाइट में जाकर ही आज न्यूज़ देखने वाले हैं। पहली खबर हम देख रहे हैं कर्नाटका से। ये न्यूज़ बताती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए गरीबों को कितना मशक्क़त करना पड़ता है। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर उनको लगाना पड़ता है, एकदम चक्कर जलेबी के जैसे लगाना पड़ता है, तब जाके सरकारी स्कीम का फ़ायदा उनको मिल पाता है। 75 साल की एक महिला है, 7 किलोमीटर पैदल गई थी ताकि वो इंक्वायर कर सके उसकी पेंशन के बारे में, और फिर 3 घंटे उसने इंतज़ार करी कि कब वो ऑफिसर आएगा, उसके बारे में जानकारी देगा या फिर अपनी पेंशन वो ले पाएगी। उसके बाद फिर वो गिर गई। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। 75 साल की एक लेडीज़ है, वुमेन है, ये 7 किलोमीटर चली थी अपने गांव से। ठीक है, इन होसानगर तालुक ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका टू इंक्वायर अबाउट हर ओल्ड एज पेंशन। She fell unconscious after waiting for about 3 hours to meet the village accountant in his office। एक तो 7 किलोमीटर पैदल चलना है, दूसरी बात 3 घंटे तक इंतज़ार भी करना पड़ गया, तब जाके वो ऑफिसर से मिल पाई। और वो देख रहे हैं आप किस प्रकार से परेशान होकर वहीं गिर गई। तो ये खबर है 17 जून की। ठीक है, वो अपनी पेंशन जो पुरानी स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम चल रही थी उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आई थी। पेंशन अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच सी हैड नॉट रिसीव, उसको मिल नहीं पाई थी। तो वो पहुंच गई थी सुबेरे 9:30 बजे विलेज अकाउंटेंट, बट द ऑफिशियल वाज नॉट अवेलेबल। ठीक है, सदमा वेटेड फॉर अबाउट 3 hours बिफोर सी कोलैप्स। लोकल पीपल टुक हर टू ए नियर बाई हॉस्पिटल। इसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको हॉस्पिटल उन्होंने पहुँचा दिया था। ये देखिए, इसका पिक्चर देख सकते हैं, वीडियो। ठीक है, इसके बाद इस इंसिडेंट को देखते हुए होसानगर के जो तहसीलदार हैं VS राजीव, इन्होंने एक शो कॉज नोटिस भेजा था किसको, उस अकाउंटेंट को, विलेज अकाउंटेंट को ऑफ द नागोडी सर्किल, और उनसे पूछा था वाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी रिकमेंडेड अगेंस्ट हिम। आखिर हम कोई भी कार्यवाही आपके खिलाफ क्यों ना करें। उनकी नोटिस में मिस्टर राजीव ने कहा था इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग एंड नोटिस। ठीक है, कई बार उनको वार्निंग दी गई, नोटिस भेजे गए। ठीक है, द VA हैड बीन इरेगुलर विथ हिज ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटी में इरेगुलरिटी दिखा रहा था। हिज निगलिजेंस फोर्स्ड एन ओल्ड वुमेन टू वॉक 7 किलोमीटर एंड वेट 3 hours। और उनके इस प्रकार की जो हरकत है, इसी के चलते चलते उस महिला को 7 किलोमीटर चलना पड़ा और 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। और अच्छी बात यह है 21 जून को होसानगर के जो तहसीलदार हैं VS राजीव, उन्होंने विज़िट किया था उसके घर को, उस महिला के घर गए वो। ठीक है, हेबीज विलेज एंड हैंडेड ओवर लेटर सैंक्शनिंग हर ओल्ड एज पेंशन। एक उन्होंने लेटर दिया उनको, इसका मतलब ये था कि उनकी जो पेंशन स्कीम है वो सैंक्शन हो चुकी है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान के चलिए आप यूट्यूब में कोई चीज़ सर्च मारते हैं। ठीक है, जब आप उस चीज़ को सर्च मारते हैं, जैसे कि आपने कॉमेडी वीडियो को सर्च मारा, तो एक बार आप कॉमेडी वीडियो देख लोगे तो फिर अगले आने वाले टाइम में यूट्यूब आपको हमेशा कॉमेडी वीडियो की ही पिक्चर दिखाते रहेगा, वीडियो दिखाते रहेगा। ठीक है, ये ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका प्रयोग यूट्यूब कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आज के समय में और भी ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रवेश कर गया है। ठीक है, पिछले कभी भी के भी रिकॉर्ड को आप देख लीजिए। ठीक है, मान के चलिए आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम आखिर चाहते क्या हैं, से लेकर के सी एज वी स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया टू हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न। ठीक है, ये चीज़ में तो हमारी मदद कर ही रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये हमें मदद करता है कि वेदर का पैटर्न कैसा है। ठीक है, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न टू मैनेज एग्रीकल्चर,
ताकि हम हमारी एग्रीकल्चर को ख़राब मौसम से बचा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ओबिक्यूस्टस, मतलब कि वो हर जगह पर मौजूद है। आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स कैन आल्सो बी पार्शियली क्रेडिटेड फॉर रैपिडली विथ विच वैक्सीन्स वर डेवलप्ड टू टैकल कोरोना। इसका मतलब ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही हम कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप कर पाए हैं तेज़ी के साथ में, जिससे हमने कोरोना को हैंडल किया। ठीक है, इसके अलावा द एल्गोरिथम क्रंच्ड कॉम्प्लेक्स data from clinical trials being undertaken in all corners of the world, creating global collaboration that could not have been imagined even in a decade। जो एल्गोरिथम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा के क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से उनको अंडरटेक किया गया था, ठीक है, सभी देशों में। इसने कर दिया था ग्लोबल कोलैबोरेशन को। ये ग्लोबल कोलैबोरेशन किस प्रकार से हो पा रहा है, ये इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदार है। लेकिन जो एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है ना, वो हमेशा से ही फायदेमंद नहीं होती है। द डाटा यूज टू फीड इनटू एआई ऑफन आरंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक, दूसरी बात, जो डाटा यूज़ किया जाता है, जिसका फीडिंग हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, वो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइवर्सिटी वाला नहीं होता है हमारी सोसाइटी का। ठीक है, प्रोड्यूसिंग आउटकम्स दैट कैन बी सेड टू बी बाइस्ड और डिस्क्रिमिनेटरी। और यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट आया है वो डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इंडिया और चाइना दोनों मिला करके, ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा बनाते हैं। वहीं गूगल ब्रेन एस्टिमेट लगा रहा है दैट दे फॉर्म जस्ट 3% ऑफ इमेजेस यूज इन इमेज नेट, और वहीं इमेज नेट 3% बता रहा है। ठीक है, ए वाइडली यूज डाटा सेट, जिसका काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली देयर आर प्रॉब्लम्स इमर्जिंग इन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। इसमें भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से एक्सेस किया जा सकता है हमारे फ़ोन को, बैंक अकाउंट्स को एंड अपार्टमेंट्स, एंड आर इंक्रीजिंगली एम्प्लॉयड बाय लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ भी इसका यूज़ कर रही हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग वुमेन एंड डार्कर स्किन पीपुल। कहाँ पर? किसी महिला को आइडेंटिफाई करने के लिए, डार्कर स्किन पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस प्रकार के 3 प्रोग्राम रिलीज़ किए गए थे बाय द मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के, और जो एरर की रेट थी वो 1% थी लाइट स्किन मैन में, 19% था डार्क स्किन मैन में, और 35% था डार्क स्किन वुमेन में। इतनी प्रकार की एरर देखने को हमें सामने आई थी जब हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। और जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस प्रकार से किसी गलत व्यक्ति, यदि इनकी जो पकड़ धकड़ है उसमें एरर आ जाती है, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फेस रिकॉग्निशन में, इसका मतलब है आपने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। दीज चैलेंजेस आर नॉट सरप्राइजिंग व्हेन वी लुक एट हाउ एआई इज़ डेवलप्ड। अब यहाँ पर हमें आश्चर्य होता है कि आखिर इसका विकास कैसे करके हो सकता है। ओनली 1 in 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड इज़ ए वुमेन। यहीं यदि आप देखा जाए, ठीक है, पूरे विश्व के स्तर पर आप देखोगे तो 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर में से मात्र 1 डेवलपर कौन है? महिला है। दीज वुमेन कम ओवरवेलमिंगली फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़। और ज़्यादातर ये जो महिलाएं हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ठीक है, ये आ रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, पश्चिम की तरफ से। अब इस प्रकार के जो इशू है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पार्टिकुलर इंडिया की यदि बात करें तो। विच इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लार्जेस्ट मार्केट फॉर एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के लिए विश्व का लार्जेस्ट मार्केट माना जाता। इसकी वैल्यू देखा जाए तो $7.8 बिलियन से भी ज़्यादा की है 2021 में। सही में यदि हम देखें ना तो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलीज़ करी गई थी नीति आयोग के द्वारा 2018 में, जो कि हाईलाइट करती है मैसिव पोटेंशियल फॉर ऑफ एआई इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सोशल चेंजेस। इस
ठीक है, एआई का उपयोग हमारी सरकार कर सके ताकि हम सॉल्व कर सकें जो सोशल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स एक्रॉस, जैसे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम जाती है, हेल्थ का सेक्टर हो चाहे एजुकेशन हो, इन एडिशन टू द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिटर्न दैट एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी क्रिएटिंग। अब सरकार ये भी इंश्योर करना चाहती है कि इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है अपनी फुल पोटेंशियल तक हम पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। इसके लिए सही इंसेंटिव्स चाहिए एथिकल एआई गवर्नेंस के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी है कि हम इसको इस्टेब्लिश करें इन नेशनल एंड सब नेशनल पॉलिसी, हमारे देश की पॉलिसी और स्टेट लेवल की जो पॉलिसी हैं उनमें भी। इंडिया ने इस मामले में काफ़ी प्रगति की है इन डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई गवर्नेंस। ठीक है, तो गवर्नेंस के मामले में भी एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ नीति आयोग्स हैशटैग एआई फॉर ऑल कैंपेन। नीति आयोग ने एक कैंपेन चलाया था हैशटैग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। किन के लिए? कई सारी जो कंपनियां हैं, कारपोरेट जगत है, कारपोरेट स्ट्रेटजीज दैट हैव बीन अडॉप्टेड टू इंश्योर दैट एआई इज डेवलप्ड विथ कॉमन ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज एट इट्स कोर। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई भी डेवलप कर रहा है तो जो कॉमन ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं वो इसके कोर में मेन बातों में शामिल होना चाहिए। फिर भी यदि देखा जाए तो इस प्रकार की जो कॉमन चीज़ें हैं जिसको सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके लिए जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है उसको कोई भी फॉरवर्ड ले करके नहीं गया था। लेकिन चेंज होता है पिछले साल नवंबर 2021 में, जबकि 193 कंट्रीज़, ठीक है, रीच्ड ए ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट। वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट पे तैयार हुए यूनेस्को में कि कैसे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिज़ाइन किया जाए, यूज़ किया जाए बाय गवर्नमेंट एंड टेक कंपनीज। उसको डिज़ाइन कैसे करना है और कैसे करके सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। यूनेस्को का जो रिकमेंडेशन था किस पर? एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब निर्माण कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है एथिक्स ऑफ एआई। इसको लग गए थे 2 साल, ठीक है, टू पुट टुगेदर एंड इन्वॉल्व थाउजेंड ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशन। आपस में इसको लाने के लिए कम से कम 2 साल लग गए जोड़ने के लिए, ठीक है, और इसमें इन्वॉल्व हुए थे थाउजेंड ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशन। किन से? पीपुल से, फ्रॉम ए डाइवर्स रेंज ऑफ सोशल ग्रुप। अलग अलग समाज में रहने वाले लोगों से कुछ कंसल्टेशन इसमें लिए गए थे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो बैलेंस ऑफ पावर है लोगों के बीच में उसको शिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा जो बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स हैं जो डेवलप कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट किया जा सके। वास्तव में यदि देखा जाए, यदि बिजनेस का मॉडल, ठीक है, कैसे करके इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, डज नॉट चेंज टू प्लेस ह्यूमन इंटरेस्ट फर्स्ट। दूसरी बात, ह्यूमन इंटरेस्ट को ये चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे कंट्री जो कि मेंबर है यूनेस्को के, वो तैयार हो गए थे, ठीक है, इस रिकमेंडेशन, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जो एक्शंस हैं उनके लिए उनमें हम कार्यवाही करेंगे, रेगुलेट करेंगे पूरे के पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लाइफ साइकिल को। इसमें शामिल है रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट एंड यूज़, डेवलपमेंट से लेकर के उसका विकास और उपयोग तक। इसका मतलब ये हो गया है कि उनको दे मस्ट यूज़ अफर्मेटिव एक्शन, उनको अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप आर फेयरली रिप्रेजेंटेड ऑन एआई डिज़ाइन टीम। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो हम सोशल समाज की बात कर रहे हैं, समाज में इसका इस्तेमाल यदि करते हैं तो जो वुमेन है और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वाले ग्रुप है ना, इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, फेयरली तरीके से रिप्रेजेंटेड किया जाना चाहिए एआई डिज़ाइन टीम के द्वारा। दिस कुड टेक द फॉर्म ऑफ कोटा सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है दैट दीज टीम्स आर डाइवर्स और द फॉर्म ऑफ डेडिकेटेड फंड फ्रॉम देयर पब्लिक बजट टू सपोर्ट सच इंक्लूजन प्रोग्राम।
एक जो बात करी जाती है इस रिकमेंडेशन में, वो ये भी हाईलाइट करता है किसको, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डाटा, प्राइवेसी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यदि सरकार हमारे डाटा का इस्तेमाल कर रही है, हमारी प्राइवेसी को तोड़ रही है ना, एक्सेस को गेट कर रही है, अपने पास रख रही है, तो उसको सही तरीके से मैनेज करने की भी बात यहाँ पर की जाती है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है द नीड टू कीप कंट्रोल ओवर द डाटा, डाटा के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है इन द हैंड ऑफ यूज़र, ठीक है। अलाउंग देम टू एक्सेस एंड डिलीट इन्फॉर्मेशन एज नीडेड, आप उनको अलाउ करिए और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर आप डाटा को डिलीट कर दीजिए। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इंश्योर कर सकते हैं एप्रोप्रिएट सेफगार्ड स्कीम आर डिवाइज्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा, मतलब कि जो डाटा प्रोसेसिंग है उसके सेफगार्ड के लिए कुछ एप्रोप्रिएट सेफगार्ड स्कीम सरकार ला सकती है, जो कि लोगों का सेंसिटिव डाटा होता है और यहाँ पर उनकी जो इफ़ेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो जाती है। एंड रिड्रेस मैकेनिज्म आर प्रोवाइडेड इन द इवेंट ऑफ हार्म। बिजनेस वाले पेज से एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है इंडिया को रैंकिंग मिली है चौथे नंबर पे ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग, मतलब कि सोने की रिसाइकलिंग के मामले में इंडिया की जो रैंकिंग है वो चौथे नंबर की आई है। इंडिया ने 2021 में 75 टन ग्लोबल गोल्ड को रिसाइकिल किया था। अकॉर्डिंग टू द WGC रिपोर्ट, जिसका टाइटल दिया गया था गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग, चाइना ने टॉप किया था ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग चार्ट में, क्योंकि इसने रिसाइकिल किया था 168 टन ऑफ द येलो मेटल। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाता है इटली 80 टन, US का नंबर लगता है तीसरा 78 टन, और भारत ने कितना टन किया था 75 टन। इंडिया इमर्ज होकर आया है एज द फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकलर इन द वर्ल्ड एंड द कंट्री हैज़ रिसाइकिल्ड 75 टन इन 2021 अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC रिपोर्ट। WGC रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, जिसका टाइटल दिया गया था गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। चाइना ने टॉप किया था ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग चार्ट में, इस 168 टन रिसाइकिल किया था। इटली ने 80 टन, US ने 78 टन और इंडिया ने किया था 75 टन। WGC रिपोर्ट के अंतर्गत जिसका टाइटल रखा गया था गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग फ्रॉम 300 टन इन 2013 में रिसाइकलिंग था 2013 में 300 टन। इंडियाज गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी इंक्रीज बाई 1500 टन 500% इन 2021। 300 टन से 1500 टन हमारी रिसाइकलिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है, ऐसा WGC की रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट ने फर्दर आगे ये भी नोट किया है कि जो गोल्ड रिफाइनिंग लैंडस्केप है हमारे देश में वो चेंज हुआ है पिछले 10 साल में। वहीं देखा जाए तो फॉर्मल ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। लेस देन मिनिमम कितनी है 5 2013 में थी, जो कि बढ़कर के 2021 में 33 हो गई हैं। जैसे कि रिसाइकलिंग दो तरीके से होती है, एक तो फॉर्मल सेक्टर करता है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर वाले रिसाइकलिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी वो अकाउंट करता है बहुत ज़्यादा हिस्सा, 300 से लेकर के 500 टन। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट द स्केल ऑफ अनऑर्गेनाइज रिफाइनिंग हैज़ फॉलन। अब ये बात खैर सही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जो रिसाइकलिंग कर रहा था उसमें गिरावट आई है, लार्जली ड्यू टू गवर्नमेंट्स टाइटनिंग ऑफ पॉल्यूशन रेगुलेशन, क्योंकि सरकार ने जो पॉल्यूशन की रेगुलेशन है उसको टाइट कर दी है। वहीं यदि अदर हैंड में यदि देखें तो टैक्स एडवांटेजेस है अंडरपिन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ गोल्ड रिफाइनिंग इंडस्ट्री, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, डिफरेंशियल ऑन डोर ओवर रिफाइंड बुलियंस है इस पर ग्रोथ ऑर्गेनाइज रिफाइनिंग इन इंडिया। कुछ बातें और बताई जाती हैं गोल्ड की रिसाइकलिंग को लेकर के, जैसे कि WGC की रिपोर्ट में ये कहा गया है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रण करता है भारत, रिसाइकलिंग कंट्री मानी जाती है। इसके बाद भी भारत खुद के जो सोने का स्टॉक है इसको बहुत कम पुनर्चक्रण कर पाता है, मतलब कि वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर जो गोल्ड का स्क्रैप आपूर्ति है उसका लगभग 8% ही पुनर्चक्रण करता है, ठीक है। तो जो रिसाइकलिंग है वो किस पर निर्भर है? सोने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है,
भविष्य की कीमतों में उम्मीदों और आर्थिक पृष्ठभूमि से प्रेरित होता है। एक नंबर, रेट जो कम ज़्यादा होते रहता है सोने का वो। दूसरा, फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। तीसरी बात, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका कैसा है, इस हिसाब से भी गोल्ड की रिसाइकलिंग निर्भर करती है।